सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ले लेंगे और कपिल भाई से। नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। आप मेरे को लाइव देख रहे हो कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे। एक व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटी से एक बड़ी खबर आ रही है कि जवानों की हो गई बल्ले बल्ले। OROP 3 की रिवीजन का कैबिनेट की मिली मंजूरी। कैबिनेट की जो मीटिंग थी वो थी 3 जुलाई को। विजय शर्मा भाई साहब नमस्कार। चैट तो 3 की और पी 3 की रिवीजन की मिल गई मंजूरी और अगले हफ्ते तक उसकी निकल जाएंगी टेबल। अभी इस चीज में कितनी सच्चाई है, और अगर अगले हफ्ते टेबल निकल रही है, जो छोटे रैंक के पूर्व सैनिक हैं उनकी विसंगतियां क्या दूर होंगी? क्या छोटे रैंक के पूर्व सैनिकों को OROP 3 में फायदा होगा? क्या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ऑन रिक्वेस्ट को इसमें शामिल किया जाएगा? अनगिनत प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को लेके आज हम लाइव जुड़े हुए। उसके अलावा आज का दिन है भाई इतवार का, संडे का, और संडे के दिन होता है सत्संग। और सत्संग इसलिए करता हूं मैं कि किसी भी भाई का भी कोई भी कमेंट हो, किसी भी जानकारी के लिए, पे पेंशन के लिए या कोई वेलफेयर के लिए, तो वो यहाँ पे कमेंट कर देना। मैं कमेंट पढ़ के उसका जवाब भी दूंगा। जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं तो OROP 3 की बड़ी खबर आ रही है। मैं अब फिलहाल में हिमाचल हूँ, हिमाचल देवभूमि में हूँ। तो पहले तो मैं हिमाचल के पूर्व सैनिकों को साधुवाद करता हूँ और देवभूमि को भी मैं साधुवाद करता हूँ। तो मैं आपको हिमाचल की वो दिखा देता हूँ, वादियाँ। ये देख लो पहाड़ियों में, अरे भाई पूरी पहाड़ियों में बहुत। तो हिमाचल की साइड में मैं ये आया हुआ हूँ, और वैसे भी रिलेशन भी है, रिश्तेदारी भी है हिमाचल में। तो आप भी देख लो, बरसात का मौसम हो रखा है, पर गर्मी नहीं है भाई। जो क्योंकि मैं तो दिल्ली के पास का रहने वाला हूँ, जो दिल्ली में गर्मी है वो नहीं है। तो भाई ले भाई घुमा लो। अपनी बात को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं भाई जितने भी भाई हैं वो, क्योंकि लंबा चलेगा ये लाइव, तो किसी के पास में समय नहीं है तो सिर्फ अपना प्रश्न पूछना और भाई बीच में छोड़ देना लाइव को। जो भी अपना काम करना है वो आप काम भी कर सकते हो। और अगर व्हाट्सएप माफिया बोलता हूं मैं तो उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झूठ की दुकान पे भी आप जा सकते हो वापसी। जो खबर आ रही है लो रहा, ये तकरीबन कल रात को ये मैसेज वायरल हुआ व्हाट्सएप के ऊपर, और ये है OROP 3 का। कल जो रक्षा मंत्रालय, जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है अपने, एक मिनट भाई, DSW डिफेंस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट, वो उनके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कल एक मीटिंग की है दिल्ली कैंटोनमेंट में, और उसके अंदर जो माननीय CDS साहब, चौहान साहब, वो शामिल हुए। तो उन्होंने सबसे पहले बढ़ते ही कल कहा कि मतलब तकरीबन वो 30 मिनट के लिए वहां पे बोले हैं, और आजकल वो भागदौड़ कर रहे हैं अग्निवीर के लिए। और आप लोगों ने भी देखा क्योंकि अखबारों में बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं कि अग्निवीर की, और विपक्ष भी बहुत
अग्निवीर के मुद्दे को उठा रहा है, तो हर एक जगह पे अग्निवीर का मुद्दा चल रहा है। तो उसी के लिए वो एक तरह से सीडीएस साहब जो है, कभी अग्निवीरों की जहाँ ट्रेनिंग चल रही है उड़ीसा में जा रहे हैं, नेवी वाले अग्निवीरों से मिल रहे हैं, तो आर्मी वालों से मिल रहे हैं, एयरफोर्स वालों से मिल रहे हैं। और सरकार का एक तरह से बचाव का तरीका होता है किसी भी चीज को। सबसे पहले जो उसने सीडीएस साहब ने कहा, इस मैसेज के अनुसार कैबिनेट हैज द अप्रूव्ड द ORP 3 ऑन 3 जुलाई 2024। 3 जुलाई 2024 को कैबिनेट की मीटिंग थी माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में, क्योंकि तीसरी 03 की उनकी सरकार आई है, तो उनकी पहली ही कैबिनेट की मीटिंग हुई थी 3 जुलाई को। उसी का हवाला दे रहे हैं सीडीएस साहब कि कैबिनेट ने ORP 3 की मंजूरी दे दी है। आगे ये कहते हैं कि बट ड्यू टू सम एनोमली इट वाज नॉट अनाउंस, मतलब उसके बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसके कारण अभी ORP 3 का अनाउंस नहीं किया जा रहा। पर आगे ही ये कहते हैं कि PCDA CGDA हैज टोल्ड मी नेक्स्ट वीक द टेबल विल बी अनाउंस्ड, नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मतलब PCDA और CGDA अगले नेक्स्ट वीक में, जो कल से शुरू हो रहा है सोमवार से, उसके अंदर ORP 3 की टेबल निकल जाएगी। ये मैसेज ये आप लोगों तक भी पूछा होगा, बहुत सारे सैनिक भाइयों के पास में नहीं पूछा होगा। बहुत सारे सैनिक भाई जो इंग्लिश के मैसेज उनको छोड़ भी देते होंगे क्योंकि इंग्लिश समझ में नहीं आती। कपिल भाई को ही नहीं समझ में आती, तो आप लोगों को, बहुत सारे भाइयों को कहां से समझ में आएगी, तो छोड़ भी देते हैं वो मैसेज को। क्या है, पर ये बड़ी खबर है कि अगले वीक में ORP 3 की टेबल निकल जाएगी। और इस मैसेज के अनुसार ये बात कह रहे हैं सीडीएस साहब, जो कल एक मीटिंग हुई है सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो रक्षा मंत्रालय का वेलफेयर वाला। इसके बाद में बहुत सारे, इसमें एक कमेटी का भी नाम दिया गया है, जो ऑफिसर हेड कमेटी है, उनके सदस्य गए थे, ये गए थे, वो गए थे, जिन्होंने को कोई मतलब नहीं था। अब इस मैसेज में कितनी सच्चाई है तो भाई मैं तो कह नहीं सकता, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आया हुआ है, तो सच्चाई है या नहीं है। क्योंकि अभी तक मैंने जो खबरें देखी या सर्च किए, तो मेरे को कहीं भी कोई खबर नहीं मिली है इस मैसेज की। पर मीटिंग तो हुई है, कहीं ना कहीं तो कुछ तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर अखबारों में ये खबर नहीं आई, कहीं सोशल मीडिया पे नहीं आई और व्हाट्सएप पे आई है, तो ना तो हम इसको सच कह सकते, ना इसको झूठ कह सकते। झूठ इसलिए नहीं कह सकते कि 1 जुलाई 2024 को ORP 3 का रिवीजन होना है। तो सरकार, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, जो सरकार की ORP के ऊपर जो पॉलिसी बनाई 7 सितंबर 2015 की, तो ये तो होना है, इसलिए मैसेज हो सकता है सच हो। पर बात ये आती है, क्या विसंगतियां दूर होंगी ORP 3 में? क्या परमेश्वर को ORP मिलेगी? क्या JSU रैंक का इस ORP में कुछ फायदा होगा, या फिर उनको ORP टेबल के बार बार घुमा के बाईपास पकड़ाया जाएगा? यह सवाल बहुत लाजमी है। इससे बड़ा एक और भी सवाल है कि जो सैनिक 2 साल 3 साल 4 साल नौकरी में शहीद हुए हैं, उनकी वीर नारियों को ORP 2 के अंदर 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ। इससे बड़ा एक और सवाल है, जो दिव्यांग सैनिक है, विकलांग सैनिक है, जो 4 साल की नौकरी के बाद या 8 साल या 12 साल की नौकरी के बाद में बाहर आए हैं, उनको ORP 2 में 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ, जबकि उनकी बढ़ोतरी, मतलब उनकी पेंशन ही पहले से ज्यादा ले रहे दिखा रखी। क्या अब उनको ORP 3 में फायदा होगा? सिपाही से हवलदार तक का तो मेरे को मालूम है भाई कि उनकी जो बेनिफिट है वो 3200 रुपये प्लस DA में जाएगा, 3200 रुपये।
उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। अब सूबेदार से सूबेदार मेजर, अब इनकी खुद की टेबल ये दिखा रही है कि 2016 से पहले वाले सूबेदार मेजर 2016 के बाद में जो रिटायरमेंट आए हैं उनसे ज्यादा ले रही है। और 2016 से पहले वाले जो सूबेदार हैं वो 31,500 के करीब पेंशन ले रहे हैं, और 2016 के बाद में जो रिटायरमेंट आए हैं वो 29,000 के करीब पेंशन ले रहे हैं। और रिवीजन हो रहा है जुलाई 2024 में, तो मिनिमम मैक्सिमम का जो साल लिया जाएगा वो 2023 का। तो सूबेदार जो 2022 में रिटायरमेंट आए हैं वो कोई भी सूबेदार ऐसा नहीं है कि वो 31,500 से ज्यादा पेंशन ले रहा हो। अगर 31,500 से ज्यादा वो पेंशन ले रहा है तो वही पेंशन पुराने वालों को पास की जाएगी, नई वाली पेंशन। तो यहां सबसे बड़ी विसंगति आएगी। और ये मैं आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार और एजेंसियों को कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आप जो सूबेदार रैंक की जो गेजेटेड ऑफिसर है, जो जूनियर कमीशन है, उसकी अनदेखी कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। और ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि 28 लाख पूर्व सैनिक जो पूरे देश में हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उनके जो संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष हमारे सूबेदार साहब ही हैं। अगर एक बार इन सूबेदारों ने ऐलान कर दिया दिल्ली चलने का तो रामलीला ग्राउंड कम पड़ जाएगा। ये सरकार को मैं खुले तौर पे एक तरह से मैं विनती भी कर रहा हूं और विनती के साथ में चेतावनी भी कर रहा हूं कि आप सूबेदार रैंक जो सेनाओं की रीढ़ की हड्डी है, आप उसको झुकाते कितना झुकाओगे। एक तरह से आप लोगों ने उनकी पे पेंशन को ही खा गई कि 2016 से पहले वाला 31,000 रुपये ले रहा है और उसके बाद में रिटायरमेंट वाला 29,000 रुपये ले रहा है। तो भाई तुम्हारी ओआरपी टेबल ठीक नहीं है, इसमें लोचा ही लोचा है। सिर्फ एक वर्ग को पेंशन देने के लिए, जबकि कोश्यारी कमेटी सीधे तौर पे कहती है कि ओआरओपी हम क्यों देनी चाहिए पूर्व सैनिकों को, तो कोश्यारी कमेटी कहती है अगली लाइन में कि सेनाओं को नौजवान रखना है, इसलिए कम उम्र में रिटायरमेंट देती है। अब कम उम्र में रिटायरमेंट होने वाले कौन हैं? 32 से 45 उम्र में, वो सारे सिपाही से लेके सूबेदार तक है। अब अफसर तो 60 साल की नौकरी के बाद में रिटायरमेंट होता है और रिटायरमेंट होने के बाद में 100% उसके लिए रोजगार है। कैंटीन है, क्लिनिक है, पेट्रोल पंप है, सीएनजी के गैस स्टेशन है, सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस हैं, टिप्पर ट्रक के अंदर डायरेक्टर हैं और बहुत सारी चीजें हैं। अब जो 60 साल में जो रिटायरमेंट होता है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, अगर उसने जो 60 साल का व्यक्ति रिटायरमेंट होता है, अगर उसकी 21 साल में शादी हुई और 2-3 साल के बाद में उसको बच्चा हो गया तो 42 साल की उम्र में उसके बच्चे की जो उम्र होगी वो कितनी होगी? 20 साल से ऊपर सरकारी नौकरी में वो लग चुका होगा। अब जब वो 60 साल का रिटायरमेंट होगा और उसके जो 20 साल का जो लड़का था, जिसको 42 साल में लड़का हुआ, तो 60 साल में उसका पोता नौकरी करता होगा। उसका पोता की उम्र 20 साल हो जाएगी, मतलब तीसरी पीढ़ी आ जाएगी। और यहां पे सोचने की बात यह है कि जो पूर्व सैनिक है जो 32 से 45 की एज में रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनके बच्चे कितने होते हैं? और छोटे छोटे, कोई दूसरी में, कोई तीसरी में, कोई चौथी में, कोई 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, और उनकी पेंशन कितनी है? 18,000 से 29,000।
जेसीओ रैंक की, मतलब हौलदार और अगर जेसीओ रैंक की बात करें तो सिर्फ 5,000 रुपए का अंतर। यह सरकार को देखना नहीं चाहिए। अगर एक सिपाही की बात करें और एक सूबेदार की बात करें तो उसमें भी 10,000 रुपए का अंतर, क्योंकि सिपाही की भी 18,500 रुपये पेंशन है। अब इस बात को कौन उठाए? मैं आप लोगों का एक कमेंट चाहता हूं, ये जो मैं लाइन बोलूंगा, जो आप लोगों की आंखें खोलने वाली होंगी। मेरे भाइयों, ये बताओ, देश भर में पूर्व सैनिकों की हजारों संस्थाएं हैं। क्या किसी हजारों संस्थाओं ने अभी केंद्र को कोई लेटर लिखा है कि ORP 3 लागू करो? तो इसका जवाब है किसी भी कमेटी ने अभी तक केंद्र को लेटर नहीं लिखा कि ORP 3 लागू करो। क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्योंकि पहले जो विसंगतियां हैं वो दूर हो। परमेश्वर को ORP मिली, एक्स ग्रुप की विसंगतियां दूर हो, सैनिक विधवाओं की पेंशन बढ़ोतरी हो, जो सूबेदारों को निचले लेवल पे लेके आया गया है उसके ऊपर इंक्वायरी हो, जांच हो, जो उनका स्टेटस है वो ऊपर किया जाए। सिपाही का स्टेटस ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जहां से भी भाई जो पेड़ बना है वो कभी पौधा भी होगा, और उसकी जड़ें कहां हैं? धरती के अंदर। तो जड़ें कहां हैं? एक सूबेदार मेजर की, सूबेदार की तो सिपाही के अंदर है। तो अभी तक जो लेटर लिखा है, कान खोल के सुन लो मेरी बात को। अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हो और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा दूर रहते हो और हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी नहीं हो, तो अभी तक जो केंद्र सरकार को लेटर लिखे जा रहे हैं वो ऑफिसर हेड संस्थाओं की तरफ से लिखे जा रहे, या इंडिविजुअल पूरे देश के ऑफिसर लेटर लिख रहे हैं, और ये लेटर हजारों की संख्या में रक्षा मंत्रालय पहुंच चुकी। अब ऑफिसर क्यों लेटर लिख रहे हैं ORP 3 में? उनको चिंता खा रही है कदे 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी ना बन जाए, कदे दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए, कदे जो ORP है वो भी चली ना जाए हमारे हाथ से। जो मिल रहा है उसके अंदर ये करो, दबाव डाल दो सरकार पे कि ORP 3 को जल्द से जल्द इसकी टेबल निकाली जाए, और जो मिल रहा है उसको ले जाओ बस। एक तरफ पूरे देश की संस्थाएं, मैं सलाम करता हूं कि एक भी लेटर नहीं लिखा कि ORP 3 को लागू करो। यह ईमानदारी है हमारे अंदर, क्योंकि हम पूरे सैनिक समाज को अपना परिवार सोचते हैं, चाहे वो हिमाचल का है, चाहे पंजाब का है, चाहे हरियाणा का है, चाहे केरला का है, चाहे तमिलनाडु में बैठा है, चाहे असम में बैठा है, चाहे मणिपुर में बैठा है, चाहे बिहार का, क्योंकि हम एक परिवार है। हमने एक थाली के अंदर 10-10 फौजियों ने रोटी खाई, और उस 10 फौजी कोई हरियाणा से था, कोई जम्मू से था, कोई केरला का था, कोई तमिलनाडु का था, कोई मणिपुर का था। अब हमारे वालों को तो रोटी अच्छी लगती है, उनको तो चावल अच्छे लगते हैं, पर नहीं, हमने साथ में चावल भी खा लिए, रोटी भी खानी सीख गई। तो हम सैनिक जो समाज उसको अपना परिवार मानते। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं, उसने किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला, जिसमें लिख बहुत बड़ी है, NEXX है, XCC, उसने एक शब्द तक नहीं बोला अभी तक कि ORP 3 को लागू नहीं किया जाए जब तक विसंगतियां दूर नहीं हो जाए। देखो भाई, मैं ये तो कह सकता हूं, जो ये लेटर लिख रहे हैं कि ORP 3 लागू करते हो, उसमें चलो कपिल फौजी को भाई थोड़ा नहीं तो 2500 या 2700 रुपये का मेरे को फायदा है। मैं तो अपना फायदा ले लूंगा, DA भी मिल जाएगा मेरे को। पर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, कपिल फौजी को तो मिल गई 2500 रुपया, क्या परमेश्वर को मिल गई? क्या सैनिक विधवाओं की पेंशन में बढ़ोतरी होगी? क्या एक्स ग्रुप वालों की विसंगति दूर होगी? क्या ऑनरेडी नायब सूबेदार की विसंगतियां दूर होगी? क्या जेसीओ रैंक की विसंगतियां दूर होगी, जो जूनियर कमीशन बोलती है?
पर बहुत मीठी मीठी बात बोलते हैं। जैसे हमारे एक मेजर जनरल हैं सतवीर साहब, उनका जो वीडियो आ रहा है, उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो जूनियर कमीशन है उसका स्टेटस कम कर दिया। मतलब घुमाना चाह रहा था वो। अब कोई ये पूछने वाला हो, जब तक जो लेफ्टिनेंट का स्टेटस अप नहीं होगा तो मेजर जनरल का कैसे स्टेटस अप हो जाएगा भाई? अगर लेफ्टिनेंट जनरल का वेतन फर्स्ट में ही 56,000 रुपये है तो मेजर जनरल का 2.5-3 लाख पे कैसे पूछ जाएगा? पर वो दिमाग से खेल रहे। और दूसरे शब्दों में क्या कह रहे हैं कि मिलिट्री सर्विस पे बराबर नहीं होनी चाहिए, ऊपर कर दो जूनियर कमीशन के लिए। पर सिपाही के बारे में नहीं कह रहे कि भाई सिपाही का जो स्टेटस है वो कम कर दिया, वो लेबर बना दिया, मजदूर बना दिया। अगर उसका स्टेटस जेबीटी के अध्यापक का रखा जाएगा तो ऑटोमेटिक जो हमारा जेसो साहिबान है वो लेक्चरर का स्टेटस हो जाएगा उसका। अब देखो, जेबीटी, पीआरटी, टीजीटी, लेक्चरर और प्रोफेसर का जो पे स्केल है वही लेफ्टिनेंट का है, और सबसे अध्यापक में सबसे निचला स्टेटस क्या है? जेबीटी। अगर जेबीटी का स्केल भी सिपाही को नहीं दिया जा सकता तो आप सोचने की बात है, तो जेसीओ रैंक को लेक्चरर का स्टेटस कैसे मिल जाएगा? वो तो ले गए प्रोफेसर का स्टेटस है, हमने कोई मतलब उससे कोई जलन नहीं है कि उनको स्टेटस क्यों है प्रोफेसर का, देना चाहिए। पर कभी ये भी कह दो कि सिपाही को जेबीटी का स्केल दे दो तो ऑटोमेटिक लेक्चरर का स्टेटस जेसीओ रैंक को मिल जाएगा। इससे होगा हमारा स्टेटस ऊपर। 1973 से पहले जेबीटी स्केल हमारे से नीचे था, पर परिवर्तन होते होते ये चले गया। और जो ऑफिसर का स्केल था ना वो प्रोफेसर से नीचे था, उनका अपना आप हो गया। मतलब सारी चीजें अलग चल रही है भाई। मैं पर्सन ले लेता हूं भाइयों के सारे भाई। लोटे दोरजे सर, नमस्कार आपको। मेरा मन वीर भोग्य वसुंधरा, वीर भोग्य वसुंधरा, बिल्कुल सर, गीता में लिखा है वीर भोग्य वसुंधरा, और राजपूताना राइफल के अंदर वीर भोग्य वसुंधरा कि जो वीर होते हैं वही इस मातृभूमि का जो स्वाद है वो चख सकते हैं। ये गीता में लिखा हुआ। दयानंद सोरान, कपिल भाई राम राम। मेरा मन वीर भोग्य वसुंधरा। सर कमेंट करते रहना, क्या मैंने कोई बात गलत कही हो तो आज आप उनको भी खुली तौर पे है कि वो आरोप 3 लागू ना की जाए, उसकी टेबल ना निकाली जाए। अब ये तो हमारे देखो जेसीओ साहिबान के ऊपर है, क्योंकि पूरे देश में संस्थाओं के जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष है, वो जेसीओ साहिबान, और जेसीओ साहिबानों ने जिस दिन मुट्ठी भींच ली उस दिन रामलीला ग्राउंड कम पड़ जाएगा। अगर जेसीओ साहिबान खड़े हो गए ना केरला से लेकर कश्मीर तक, और अपने साथ में 50-50 पूरे सैनिकों को लेके रामलीला ग्राउंड में पूछ गए ना, अपरंपार है, इनका समझ में नहीं आएगी केंद्र को। ये तो 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी अगले मेरे हिसाब से 3 घंटे के अंदर दे देंगे, पर हमारे जेसीओ साहिबान को आगे बढ़ना पड़ेगा। उनको ऑफिसर हेड संस्थाएं जो लीक है, फलाना धक्कड़ी है, उनके जंजाल से बाहर निकलना पड़ेगा। वो इसलिए बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि उनको फायदा मिल रहा है, वहां पे उनको मलाई मिल रही है, वो मलाई खाने के तात्पर रहते हैं। पर कब तक मलाई खाते रहोगे? कभी ना कभी तो कोई ना कोई आपके गांव का पूर्व सैनिक पूछ लेगा कि आपने 20 साल से 15 साल से आप मलाई खा रहे हो, हमारे लिए क्या करें? हमारी जो गांव की सैनिक विधवा माता बहनें, उनके लिए आपने क्या करें? तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वो
मेरा मन नमस्कार। रमेश प्रसाद जय हिंद सर। बलराम साहू नमस्कार सर। फर्स्ट कपिल सर नमस्कार, नमस्कार सर। सुनील कुमार भाई नमस्कार। रविंद्र कोच भाई राम राम आपको। गुलाब सिंह जी राम राम। मेरा मन जी नमस्कार। दरवान सिंह जी नमस्कार। मोहम्मद दिन अस्सलाम वालेकुम सर जी आपको। नंद किशोर सिंह जी नमस्कार राम राम। मन्ने लक्ष्मण सर आपको राम राम। भुवन चंद्रा जी राम राम। भारत राठौड़ जी आपको भी राम राम। भरत राठौड़ जी आपको डीए कितना मिलने वाला है? 3%। भरत राठौड़ जी 3%। पर सर उससे पहले आप अपनी वो आरोपी 3 को भी देखो जो बेसिक बढ़ाएगी, और बेसिक बढ़ाएगी तो ये 3% डीए उस पर भी मिलना है। पैसे को छोड़ के मैं कभी पैसों की बात नहीं करता, मैं करता हूँ आत्मसम्मान की, न्याय की, समानता की, स्वाभिमान की। और ये हक हमारे से कोई नहीं छीन सकता। इस हक के लिए लाखों क्रांतिकारियों ने हंसते हुए गुलाम भारत में अपने प्राण दे दिए, तब जाके हमारे को ये ह्यूमन राइट, मानव अधिकार मिले, समानता का, आत्मसम्मान का, अधिकारों का। तो आप क्यों छोड़ रहे हैं इसको? आप क्यों छोड़ रहे हैं? आपकी पेंशन सिर्फ 18,000 रुपये है, और जिनकी पेंशन 1.5 लाख रुपये है वो केंद्र को लेटर लिख रहे हैं कि वो आरोपी 3 रिलीज करो, रिलीज करो, टेबल करो। जो 1.5 लाख पेंशन ले रहे, तो सोचने की चीज है कि 1.5 लाख वाले एक पैसा नहीं छोड़ना चाह रहे, और आप मस्त हो गए हैं। आपकी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, वो सदस्य के नाम से सालों से आप लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, चाय पकौड़ा खा रहे हो, पर आपकी इतनी हिम्मत नहीं खड़े होके उस अध्यक्ष से प्रश्न कर लो कि भाई आप 10-15 साल से हमारे अध्यक्ष बन के बैठे हो, कभी दिल्ली गया, कोई धरना प्रदर्शन कराया है? फिर क्यों यहाँ पे पकौड़े तार रहा तू बातों के? ये मिलेगा, वो मिलेगा, क्या मिलेगा भाई? बाबा जी का ठल्लू मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में भी कमी, क्योंकि प्रश्न आप नहीं करते तो भाई वो आपका अध्यक्ष है, वो तो चाय पकौड़े खाएगा ही, मलाई खाएगा ही, और आप लोगों की जेब को काट के खा रहा है। बहुत सारे बुरे मानते हैं मेरे से, पर मैं अपने शब्दों को कदे मैं वापिस नहीं लेता। 10 साल हो गए, मैं सच का आईना दिखाता हूं। कोई देखो तो मत देखो, कोई टांग मेरी खींचे तो खींचते रहो। सच बोलना, क्योंकि कलयुग है ये। सच नंगा घूमता है और झूठ कपड़े पहन के घूमता है, और हम सच है, हम नंगे घूम रहे। और जो झूठ है, जो परोसे जा रहे हैं, जो चीजें आप लोगों को दिखा रहे हैं, तब भी आप लोगों को समझ में नहीं आता। एक मेजर जनरल साहब खुले आम आके आप लोगों को आईना दिखा देता है, तब भी आप जय जयकार करने लग जाते हो। और जबकि वो आईना दिखा रहा है कि आपका नहीं, जब तक आप नहीं खड़े होगे, जब तक आप नहीं। रमेश कुमार जय हिंद। शिव कुमार जी जय नेवी, जय नेवी के पूर्व सैनिक भाई। कुंदन कुमार डिस्चार्ज वालों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे उसी का तो राम गाथा गा रहा हूँ सर, कुंदन कुमार सर, कि परमेश्वर वाले तो बाहर कर रखे हैं, अब मिलेगा किसको ये समझ में नहीं आ रहा ना। वो आरोपी 3 का जो रिवीजन हो रहा है उसमें तो एक वर्ग की बल्ले बल्ले हो रही है, इसलिए वो जबरदस्ती सरकार को लेटर पे लेटर जाने लग रहे हैं। और जो देश भर के सांसद है ना, वो आप लोग 28 लाख होने के बावजूद, 5 करोड़ वोट होने के बावजूद 140 सांसद सीटों को प्रभावित आप कर सकते हो, तब भी वो सांसद आपकी बात को नहीं सुन रहे, और वो ना वोट डालते, ना कुछ करते, ना और कुछ, और उनकी बात लोकसभा और राज्यसभा में रखी जाती है। ये राजनीतिक भी आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। रमेश प्रसाद, क्या 1 रैंक ऑन पेंशन को सही लागू किया जाएगा? रमेश प्रसाद भाई साहब, मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि विसंगतियां तो हैं, ये तो साफ सुथरी बोल दिया कि उसमें विसंगतियां। और जो मेरा वीडियो बनाने का ये है ना, जो मेन मकसद है, वो आप लोगों के लिए नहीं है। ये यहाँ से मैं केंद्र सरकार को कुछ कहना चाह रहा हूँ, और वो मैंने कह लिया कि अगर विसंगतियां दूर नहीं हुई तो पूर्व सैनिक भाई रामलीला ग्राउंड को भरेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, एजेंसियां भी देख रही। मेरे को 10 साल हो गया इस समाज के अंदर, तो मेरे को सारी ए से लेके जेड तक का पता है।
आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो ही एजेंसियों के लिए है, केंद्र सरकार के लिए, कि भाई जितना मेरे से हो सकता, क्योंकि सोशल मीडिया कोई कमजोर चीज नहीं है। सोशल मीडिया तो वो है जो दिल्ली में कोई बात कही जा रही, वो सिर्फ हाथों हाथ ही सिर्फ 1 सेकंड में केरला तक पहुंच जाए। तो सोशल मीडिया को आप कमजोरी मत मानना कभी भी। सुनील कुमार राइट है सर जी। अश्विन जी कह रहे हैं कपिल भाई अगर सब आप जैसे हो जाए ना, जितने ये सैनिकों के नाम से यूट्यूब चलाते हैं, तो अभी तक बल्ले बल्ले हो जाती। ये होती है बात, इस भाई को मालूम है, अश्विनी जी को, कि ये बात होती है। अगर हम जो सारी जो सोशल मीडिया चल रही है सैनिकों के नाम से, और जो पूरे दिन जिस तरह का मैंने टाइटल डाला बल्ले बल्ले होगी, अगर वास्तव में ये सैनिकों की बात को उठाना शुरू कर देना, तो क्या पता ये जो मीडिया है हमारी ही अलग अलग यूट्यूब चैनल से, तो ये सरकार तक हमारी आवाज को ले जा सकते। पर ये कोट टाई वाले ऐसे निकम्मे कहूंगा मैं इनको, ये इतने निकम्मे व्यक्ति हैं कि ये कभी भी आपके जायज हकों की बात नहीं करेंगे। ये करेंगे कि विटामिन की गोलियां मिलने लगी, बोतल फलाने कंपनी की आ गई, आज ये लेटर निकल गया, आज वो लेटर निकल गया। जिससा वो लेटर जिसको तकलीफ होगी अपना आप ढूंढ लेगा उस लेटर को। ये पता नहीं क्या तक क्या खबरें बना के लेके आते हैं। अर्जुन गोस्वामी सर, ये भाई बोल रहा है चुप बे भाई, समझ में नहीं आया। और अगर भाई तेरे तकलीफ है अर्जुन गोस्वामी की, तेरे वो क्या कर रहा है, चूरने काट रहे हैं, तो भाई उसमें दवाई डलवा। सिद्ध मलिक हैप्पी रथ यात्रा, बिल्कुल सर, जगन्नाथ यात्रा है, आपको याद आ गया जगन्नाथ रथ यात्रा, तो जय जगन्नाथ। और उड़ीसा के पूर्व सैनिकों के साथ में पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों को जगन्नाथ की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। राकेश कुरी, कपिल सर एमएसपी कब होगी इक्वल? एमएसपी कैसे इक्वल हो जाएगी? आप कमेंट करते रहोगे तो ऐसे तो मेरे हिसाब से ना हो। जब 1 साल तक आंदोलन चला तो राकेश कुरी भाई वहां भी पूछना था। अगर आप कहते हो कि कोर्ट में केस चल रहा है, तो एमएसपी के 3 केस चल रहे, एक हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, एक दिल्ली हाई कोर्ट और एक उड़ीसा हाई कोर्ट। चंडीगढ़ पंजाब हाई कोर्ट का फैसला 2018 में आ चुका है, मिलिट्री सर्विस पे को खारिज कर दिया। अब 2 हाई कोर्ट में ये फैसला, ये केस चल रहा है, और आने वाले समय में वो आप लोगों के सामने हो जाएगा। क्योंकि जब तक हमारी आवाज सरकार तक नहीं जाएगी, जब तक कोई 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी नहीं बनेगी पे पेंशन विसंगतियों के ऊपर, तब तक न्याय नहीं मिलने वाला। ये क्लियर है, आपकी और पे पेंशन कम होती चली जाएगी। विनोद जसवाल, ORP 2 में जीसू को क्या मिला? लड्डू। ये तो आप देखो जसवाल साहब, ORP 2 में लड्डू बाईपास किया गया ORP 2 से, और आप ORP 2 की बात कर रहे हो। अभी तो ORP 3 1 जुलाई से लागू होनी है, उसका तो समय हो गया, और अगले हफ्ते हो सकता है कि उसकी टेबल निकल जाए। तो जसवाल साहब उसकी चिंता करो जो ORP 3 की टेबल निकल रही है, और उसी की चिंता करने के लिए मैं ये संडे सत्संग कर रहा हूं कि जसवाल साहब की ORP 3 लागू करने से पहले जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। इसी का सत्संग हो रहा है इतनी देर से, इसी की मैं वो कथा कह रहा हूं। विनोद जसवाल, ORP 3 में ये लोग जैसों को लड्डू देने वाले हैं। बिल्कुल है, ये तो कोई, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल कोई सहमत हूं, कोई एतराज नहीं है। पर इसके लिए हम क्या करें जसवाल साहब, वो भी कमेंट में लिखो और वो भी अपने आप को उठाओ। रियाज डेबारामा, ORP 3 कब से एरियर मिलेगा सर? ये सारे यूट्यूब चैनल देखते हो ना, ये उनकी वजह से आप लोगों के दिमाग में पॉइंट आते हैं कि ORP 3 कब से एरियर मिलेगा सर? किस चीज का एरियर भाई? 1 जुलाई 2024 को उसके 5 साल पूरे हो रहे। 1 जुलाई 2019 को रिवीजन होनी थी, और अब 5 साल का पूरे हो रहे हैं 1 जुलाई 2024 को। तो एरियर का कोई मतलब ही नहीं है, एरियर किसी चीज का नहीं मिलेगी। अगर ये अगले हफ्ते
टेबल निकाल देते हैं और जाके जुलाई के अंदर रिवीजन हो जाता है, मतलब भाई एक महीना तो चाहिए, तो आपको सिर्फ जुलाई का एरियर मिलेगा। पर यहाँ पे एरियर का नहीं है इसमें। अगर आप देखो ORP 2 में आपको जो एरियर मिला वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, 2022 में उसका फैसला आया, तो इसलिए उसका जो एरियर बना वो बना जुलाई 2019 और 2022 तक वो आपको पे कर दिया। इसी तरह से ORP जो जुलाई 2014 के अंदर रिवीजन हुई और उसका जाके सर्कुलर निकले 2015 में, तो वो एरियर था, अब कोई एरियर नहीं है। अगर ORP 3 जाके दिसंबर 2024 में लागू होती है या 2025 में लागू होती है, 26 में लागू होती है, तो एरियर बनेगा बीच का। पर ये जो गलत चीजें दिखा रहे हैं, ये सिर्फ यूट्यूब आप देखते हो, ये सब झूठ फेंकते हैं। जनक फौजी वॉइस, भाई जनक राज जी मैं आपको सलाम करता हूं, और सारे भाई एक बार लिखो जनक राज जी जिंदाबाद, जनक राज जी जिंदाबाद, जनक राज जी जिंदाबाद। क्यों भाई जनक राज जी जिंदाबाद? वो शख्स है जनक राज, गोपाल कृष्णा, नलिन तलवार, जो 14 महीने जंतर मंतर पे आप लोगों की जायज मांगों के लिए दिन रात बैठे रहे। हमारे 2 भाई, विजय भाई भी हैं, रमेश भाई भी हैं, और ऐसे भाई जो अपने परिवार को छोड़ के, छोटे रैंक के सैनिक, जनक राज भाई हौलदार है, गोपाल कृष्णा है वो नायक है, ये विजय भाई है, रमेश अरे ये हौलदार हैं, मतलब छोटे रैंक के सैनिक, जो 14 महीने वहां किस तरह से गर्मी सर्दी बरसात ओले में और रेडियो के ऊपर इन रोटी मसाले की खा के अपने घर परिवार को छोड़ के रहा, तो भाई मैं तो इनको प्रणाम करता हूं जनक राज जी को। और इतने बड़ा दिल और इतना बड़ा कलेजा मेरा भी नहीं, मैं भी नहीं रहा हूं। कहीं कोई ये कहे कि 14 महीने मैं रहा हूं ना, हाँ हाजिरी लगाई, खूब लगाई, लगातार भी लगाई, बीच में कहीं आ गया गया, कहीं फील्ड में उतर गया, कहीं और चीजों में चला गया, पर ये आदमी लगातार नू झंडा गाड़े रखा पूर्व सैनिकों की मांगों का 14 महीने, और उन 14 महीने ने पूरे देश के सैनिकों को जागरूक करने के साथ साथ में केंद्र को भी लाया, और लोकसभा इलेक्शन में तो बढ़िया झटका दिया है जनक राज जी से, जिस आंदोलन जो जनक राज जी ने चलाया। विनोद जसवाल जी कह रहे बीजेपी से कुछ भी उम्मीद करना खुद के साथ बहुत बड़ा धोखा है। देखो सर जसवाल साहब, इसमें भी 2 चीजें हैं। जो राजनीतिक पार्टियां ना, वो संख्या बल देखती हैं। यहां बीजेपी कांग्रेस का कोई मतलब नहीं, वो संख्या बल देखती हैं, दबाव देखती हैं, आपके अंदर मांगने की कितनी समझता है अपने अधिकारों की, इस चीज को देखते हैं। राजनीति बहुत अलग चीज है। जो पहले कांग्रेस में थे वो आज बीजेपी में है, और जो आज बीजेपी में है कल कांग्रेस में। जो ये सफेद कुर्ता पजामा पहनते हैं ना, जिस एक थान जो सफेद कपड़े का होता है, ये उसी से फटके बनते हैं। वो सफेद कुर्ता पजामा पहनकर कोई बीजेपी में बैठ गया, कोई कांग्रेस में बैठ गया, कोई क्षेत्रीय दल में बैठ गया। ये नेता है, ये एक ही फैक्ट्री में से बने, एक ही विचार है, दूसरों को लूटो और अपना घर भरो। पहले राजनीतिक शब्द का मतलब होता था समाज की सेवा करनी, समाज को ऊपर उठाना, गरीबी हटानी, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, मतलब हर चीज। आज क्या हो गया? राजनीतिक उद्योग हो गया। उद्योग है ये सिर्फ कि बस जैसा भी हो दूसरे को लूट के और अपनी जेब भर लो। तो कांग्रेस बीजेपी में आप रहोगे तो कभी नहीं। आप कल आ जाओ 1 लाख पूर्व सैनिकों को लेकर रामलीला ग्राउंड में, देख भैं भैं नहीं कहने लग जाए तो ये सरकार कभी भी। तो भैं भैं आपने निकलवानी है तो मुट्ठी बीचनी पड़ेगी। संविधान के दायरे में एक ही चीज है, आर्टिकल 19, अपनी बात को पूछाओ, आंदोलन करो। आद्या, जय हिंद सर। रियाज डबरामा, सर आपने सही कहा सर, मैं जब रिटायर्ड हुआ था तो तब मेरी 2 बेटा 1 साल छोटा और बेटा 7 साल का।
तो सर मैं कौन सी गलत कह रहा हूँ? मैं भी आप लोगों के समाज में ही रहता हूँ। ये प्रणय मैंने रखे हुए, गाड़ी में बैठा हूँ, मैंने ना कोट टाई पहन रखी। मैं समाज की बात करता हूँ, मैं निचले गांव देहात की बात करता हूँ कि भाई वो आरोपी पे सबसे बड़ा हक जो कम उम्र में जो रिटायरमेंट आए हैं उनका हक है। उनके बच्चे ही दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ रहे होते हैं, किसी की उम्र 5 साल, किसी की 7 साल। अब ये भी देखो यार, आप लोग तो बुरा मान जाते हो। कोई 35 साल में रिटायरमेंट आ गया, कोई 42 साल में जेसीओ रैंक रिटायरमेंट आ गया, और कहीं बाइक से जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, कहीं शहर में जा रहे हैं, और एक्सीडेंट होकर उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी वाइफ को तो 7 साल स्पेशल पेंशन मिलेगी। 7 साल के बाद में जिसकी वाइफ की उम्र ही 35 साल थी, 36 साल थी, तो 7 साल तो उसके 42 की उम्र में होगी, 7 साल पूरे होगी। उस समय उसके बच्चों की उम्र कितनी हुई होगी? ज्यादा ज्यादा 12, 13, 14 साल, 8वीं या 9वीं में पढ़ रहा होगा। अब ये बताओ, 12,500 रुपये में क्या करे? हल्दी लेके आए, आटा लेके आए, चावल लेके आए, या बच्चों के कपड़े लेके आए, या उनकी किताबें लेके आए। और वो सुनो, अगर सास ससुर जिंदा है तो भाई उनकी जूतियां लेके आए, उनके कुर्ते पजामे सिमवाए। 12,500 रुपये। आप लोगों की तो अपनी अपनी चिंता है। अब मैं तो सबकी चिंता में हूँ। मैं तो गाड़ी लेके चल रहा हूँ। अब मेरा खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो मैं भी उसी कैटेगरी में मेरा परिवार शामिल हो गया। अपने लिए तो सब लड़ते हैं भाई, दूसरे को भी देखो, वो भी माता बहनें हमारी ही हैं। कल ना हम चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, तब हमारे परिवार की कोई बात करेगा नहीं करेगा? तो मैं तो हमेशा एक चीज कहता हूं भाई, हमेशा माता बहनों से शुरुआत करो, उनका हक उनको मिलना चाहिए। और मेरी एक शुरुआत है कि आने वाले समय में जो भी प्रधान बने, जो भी पूर्व सैनिकों की बात करें, वो हम कभी भी अपनी सैनिक माता बहनों को ना बोले। जो सैनिक विधवाएं, उनको कभी मत बोलो, क्योंकि वो अपनी आवाज नहीं उठा सकती। उनको नहीं मालूम, कोई पहाड़ियों में रहती, कोई रेगिस्तान में रहती, कोई जंगलों में रहती है। वो उनको तो ये भी नहीं मालूम कि उनके पति ने किस सेना में नौकरी की थी। एक शब्द आप पुरानियों से पूछोगे, आप जो पुरानी महिलाओं से पूछोगे तो जी मिलिट्री में था। कौन सी मिलिट्री में था? जी मिलिट्री में था। इवन को ये भी नहीं मालूम कि भाई नेवी में थे, एयरफोर्स में थे, या आर्मी में थे। आर्मी में भी बहुत घनी यूनिटें हैं, तो मिलिट्री में था। मिलिट्री का यही मतलब है, हम जो तीन है ना, हम एक ही हैं, हम मिलिट्री हैं, हम अलग अलग नहीं है। अगर कुछ अच्छा सीखो तो मैं ये कह सकता हूँ, जो हमारी बूढ़ी माता बहनें, उनसे सीखो आर्मी के बारे में। बहुत अच्छे शब्दों से वो गर्व महसूस करवाती कि मिलिट्री में था। तो ये बड़ा अच्छा शब्द है मिलिट्री, और मैं भी मिलिट्री ही कहता हूँ। अजमेर सिंह जवानों की ORP में 3 में ORP 2 की तरह बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। अजमेर जी आपको नमस्कार, आपने सही बोला है। फैजान नमस्ते सर, कैसे हो भाई? राम राम। जसवाल साहब, इतिहास गवाह है, बीजेपी ने सेना से छीना, दिया कुछ नहीं। सर देने वाला तो 1973 में भी छीन के। मैं राजनीति में नहीं जाता, वैसे राजनीति मैं इस बारे में नहीं करूंगा, जो छीनना है नहीं छीनना है। राजनीति में आप जब तक जाओगे ना, आप आलोचना करो, दबा के करो कांग्रेस की, बीजेपी की। मैं कभी किसी पार्टी के जूते नहीं उठा के घूमता, और आजकल मैं राजनीति पे खूब आलोचना भी कर रहा हूं। पर यह कहना गलत है कि उन्होंने नहीं दिया। जब आपने मांगा ही नहीं तो हम किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। मैंने पहले बोल दिया, जसवाल साहब आप 1-2 लाख पूर्व सैनिकों के लेके पूछो, जंतर मंतर पे देगी सरकार। हमारा काम है मांगना बिच्छू की तरह, और ऐसा नहीं है कि एक बार लेकर पूछ गए तो सरकार ने उसी दिन हमारी मांगे मान ली। नहीं भाई, 10 बार भी हो सकता है, 15 बार भी हो सकता है। संघर्ष का मजा भी कुछ अलग होता है। और जैसे हम एक तो अपने मिक्सी में चटनी बना लेते हैं, 1 सेकंड में रगड़ देती है, और एक वो जब वो कुंडी और सोटे के अंदर रगड़ रगड़ के, या वो बाठे पे रगड़ रगड़ कर जब चटनी बनाते हैं, क्योंकि पसीना टपकता है, उस चटनी का मजा भी खाने का कुछ और है, खुशबू के साथ में। तो संघर्ष से जो आपको मिलेगा ना, जो मिलेगा उसका मजा भी अलग है। गर्व के पल होते हैं भाई वो तो। रेहान वीडियो नमस्कार। विजय कुमार भारती फंस्टास्टिक सुपर भाई, वेल डन, जय श्री राम। हफीजुर राम सर, राम राम।
सतनाम सिंह सिंधु सर, सैनिक के सभी बच्चों को गवर्नमेंट भाई कित गए रे कमेंट सारे। भाई कमेंट एकदम सारे गायब हो गए। हो सकता भाई नेट में कोई दिक्कत आई हो। तो भाई और किसी का प्रश्न है तो कर दो फिर, या किसी की घंटी भी तो बीच में आ जाती है ना। तो यही खबर थी भाई सैनिकों की बल्ले बल्ले की। और अगले हफ्ते हो सकता है कि ORP 3 की टेबल निकल जाए। अब ORP 3 की टेबल निकलने के बाद में ही पता लगेगा कि किस रैंक को क्या मिला है, किस रैंक को क्या नहीं मिला है, कौन टेबल के बाईपास इन्होंने निकाला है, कौन टेबल के अंदर इन्होंने शामिल किया। पर एक मैसेज तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एक वर्ग ORP 3 को लागू करवाने के लिए एडी पंजे लगाए हुए हैं। उनको लग रहा है कहीं सरकार इसके ऊपर कोई इंक्वायरी ना बैठा दे, जांच ना बैठा दे कि ये किस तरह से लागू हो, क्योंकि सरकार की करकरी तो बहुत ज़्यादा हुई है। क्योंकि सरकार तो इलेक्शन के अंदर कई बार 60 करोड़ बोलती, कभी 70,000 करोड़ बोलती, कभी 90,000 करोड़ बोलती और कभी 1,20,000 करोड़ बोलती। तो ये भी समझने की चीज है। तो आने वाले समय में हो सकता है बढ़िया हो जाए। तो नहीं बढ़िया नहीं, मैं कह रहा था कि जो एक वर्ग है, जो रिटायर्ड ऑफिसर है, वो लेटर लिख रही है दबा के सरकार को, और जल्द से जल्द वो लागू करवाना चाह रहे हैं ORP 3 को। अब ORP 3 को जो लागू करवाना चाह रहे हैं, तो क्यों करवाना चाह रहे हैं? क्योंकि भाई बेनिफिट है उनका। अब वो सोच रहे हैं कि सरकार की जो करकरी हुई है पिछले समय में कि 1,20,000 करोड़ रुपया भी दे दिया, जवान ये करे कि हमारे को 1 रुपया नहीं मिल रहा। तो उसी चीज को लेके ये सोच रहे हैं कहीं कोई केंद्र सरकार कोई बड़ा कदम ना उठा दे, कोई इंक्वायरी ना कर दे कि ORP 3 की रिवीजन से पहले तो जो मिल रहा है उसको ले लो पहले ही। और हम भी ये कह रहे हैं कि ORP 3 लागू करने से पहले इसके पे स्टडी होनी चाहिए, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए कि भाई किसको क्या बेनिफिट हो रहा है, वीर नारियों को क्या है, विकलांग सैनिकों को क्या मिल रहा है, JCO रैंक की क्या विसंगतियां दूर हुई है, नहीं हुई है, और सरकार पैसा भी दे देगी। तो सरकार को बहुत गंभीरता से ORP 3 रिवीजन करने से पहले इस विचार पे सोचना चाहिए। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से भी कहता हूं कि भी जितना भी हो, आप सरकार को अगर आपके संस्था की तरफ से लेटर लिख सकते हो तो लिख दो कि ORP 3 अभी लागू नहीं की जाए जब तक इंक्वायरी इसके ऊपर ना हो। इसके ऊपर रिटायर्ड 3 जो की कमेटी बननी चाहिए जवानों के मुद्दों को लेके, मांगों को लेके। उसके बाद में जो रिपोर्ट दे, क्योंकि 3 महीने का उसको समय देना चाहिए, और 3 महीने के अंदर जो रिपोर्ट दे तब इनको लागू करनी चाहिए। जब इतने दिन रुक सकते हैं तो 3 महीने तो कोई बड़ी बात कौन है। अगर भाई पूरे समाज को सम्मान मिल जाए, न्याय मिल जाए, समानता मिल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सैनिक भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है कि चलो भाई नमस्कार, क्योंकि कमेंट मेरे को अभी दिख नहीं रही, जिनके हैं वो ले लेंगे। अगले संडे को फिर मिलते हैं लाइव 11 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।